गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम रेप्लिकेशन के दूसरे पार्ट को देखने जा रहे हैं। इस दूसरे पार्ट को अच्छे से समझने के लिए आप डीएनए के रेप्लिकेशन के पहले पार्ट को जरूर देखिए, तभी ये चीज़ समझ में आएगी। जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें हमने पहले पार्ट में कहाँ तक देखा था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसका एक सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है। जो सबस्ट्रेट का काम कौन करता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और वह उस प्रोसेस को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन को। तो अब देखिए, आज हम कहाँ से देखेंगे कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एक्चुअली उसमें सबसे पहले क्या होता है कि अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। दिस इज द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। ये डीएनए का धागा है, ये डीएनए का धागा है। और इस डीएनए के धागे को जब रेप्लिकेशन होगा तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि डीएनए के दोनों धागे ही टेम्पलेट का काम करेंगे। तो डीएनए के दोनों धागे आपस में कैसे जुड़े रहते हैं? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। नाइट्रोजन के बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। तो निश्चित रूप से हमें क्या है कि यहीं पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हेलिकेज। यह एंजाइम क्या करता है कि डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को डी हेलिकेज ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? हेलिकेज क्या है? हेलिकेज इज एंजाइम। यह हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दोनों धागों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और डीएनए के दोनों धागे क्या होंगे कि सेपरेट हो जाएंगे और दोनों ही धागे फिर टेम्पलेट का काम करेंगे। जब हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दोनों धागों को काट देता है तो दोनों धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं इस तरीके से। सपोज दैट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है और ये दोनों धागे अलग हो गए। तो जब डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तब वो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म ए रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं। वो रेप्लिकेशन फॉर्क कैसी होती है? वाई शेप की, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं। और ये वाई शेप की रेप्लिकेशन फॉर्क है। अब इस वाई शेप की जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है क्योंकि इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को किसने ब्रेक कर दिया? हेलिकेज नाम के एंजाइम। अब देखिए कि इस रेप्लिकेशन फॉर्क में जब बनी रेप्लिकेशन फॉर्क वाई शेप की, तब क्या होता है कि डीएनए ये रेप्लिकेशन फॉर्क के ये जो अपोजिट एंड है, इस एंड पे रेप्लिकेशन फॉर्क के इस एंड पे क्या डेवलप होता है कि ये रेप्लिकेशन फॉर्क का, दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर्क ना, दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क। इस रेप्लिकेशन फॉर्क का ये उसका क्या है? अपोजिट एंड। इस अपोजिट एंड पे क्या डेवलप होती है कि अपोजिट एंड पे डेवलप होती है सुपर क्वाइलिंग। एक सुपर क्वाइलिंग डेवलप होती है। जैसे मान लीजिए कि 2 रस्सी को जोड़ करके आप बनाए हो और उसको धागे को खोल दीजिए तो जहां एंड पे रस्सी जुड़ी हुई है वहां पे क्वाइलिंग की ज्यादा होती है, एक टेंशन क्रिएट होता है। सुपर क्वाइलिंग का एक टेंशन क्रिएट होता है, यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होता है, ए टेंशन इज क्रिएटेड। अब रेप्लिकेशन फॉर्क के अपोजिट एंड पे सुपर क्वाइलिंग के कारण एक टेंशन क्रिएट होता है और उस टेंशन को जब देखिए रिलीज करने का काम कौन करेगा? द सेकेंड एंजाइम, नेक्स्ट एंजाइम, दैट इज नोन एज व्हाट? टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा कि दैट हेल्प टू रिलीज द टेंशन। रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाने के कारण रेप्लिकेशन के अपोजिट एंड पे एक टेंशन क्रिएट होता है। टोपो आइसोमरेज एंजाइम उस टेंशन को रिलीज करने का काम करता है। कैसे करेगा? इस धागे को, जो टेंशन क्रिएट हुआ है उस धागे को एक
पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा, उसको रोटेट करेगा, टेंशन को रिलीज करके फिर उस धागे को सील कर देगा। यह काम कौन करता है? टोपोआइसोमरेज एंजाइम। अब जो है कि इसी कारण कहते हैं कि यह टेंशन को रिलीज करने का काम करेगा। और जो ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनी है इस पे क्या जुड़ जाती हैं कि इस तरीके से यहाँ पे क्या जुड़ती हैं? SSBP। SSBP क्या है कि दिस SSBP इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। दिस इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एक एंजाइम है कह लीजिए। दिस इज ऑल्सो एन एंजाइम और यह सिंगल स्ट्रैंड इससे जुड़ जाएगा और उसके स्टेबिलिटी देता है। जो डीएनए के दोनों धागे अलग हो गए उनको स्टेबिलिटी भी देता है और उसको रिकॉइलिंग फिर से जुड़ जाने से रोकता भी है। कौन? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको ब्रीफली हम क्या मेंशन कर रहे हैं? SSBP। तो ये जो SSBP है उसका काम क्या है कि यह इस स्टेबिलिटी देगा, डीएनए के दोनों धागे जो सेपरेट हो गए उनको स्टेबिलिटी देगा, उनके रिकॉइलिंग को भी प्रिवेंट करता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ SSBP। अब देखिए कि डीएनए में हेलिकेज एंजाइम ने कट किया और रेप्लिकेशन फॉर्क बन गई, वहां पर टोपोआइसोमरेज का काम हो गया। टोपोआइसोमरेज यह यूकैरियोटिक सेल में काम करता है। ये किसमें काम करेगा? इन यूकैरियोटिक सेल में। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है यह टोपोआइसोमरेज का काम प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करता है? इन प्रोकैरियोटिक सेल दिस function is carried out by this function is done by the DNA gyrase। कौन एंजाइम काम करेगा? DNA gyrase। तो DNA gyrase क्या करेगा? टेंशन रिलीज करने का काम प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करेगा? DNA gyrase एंजाइम करता है। तो अब रेप्लिकेशन फॉर्क बन चुकी है और टोपोआइसोमरेज का काम हो गया, DNA gyrase का काम हो गया। अब देखिए कि अब किसकी जरूरत होती है कि रेप्लिकेशन फॉर्क पे अब डीएनए का रेप्लिकेशन होने वाला है। अब हमें किसकी जरूरत होती है कि जब रेप्लिकेशन फॉर्क बन गई तो अब डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए हमें अब डीएनए का जो एंजाइम मेन एंजाइम है पॉलीमराइजेशन करने वाला वो क्या है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस डीएनए के टेम्पलेट पे ये भी टेम्पलेट का काम करेगा, ये भी टेम्पलेट का काम करेगा, लेकिन इस टेम्पलेट पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अकेले कह दीजिए रेप्लिकेशन का काम कर दे तो वो नहीं कर पाता है। तब तक नहीं हो पाता है काम जब तक कि इस पे क्या नहीं बनता है? आरएनए प्राइमर नहीं बनता है। इस पर एक प्राइमर की सिंथेसिस नहीं हो जाती है। सपोज दैट यहाँ पर एक प्राइमर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? प्राइमर की जरूरत है। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज व्हाट? द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड। डीएनए के रेप्लिकेशन में प्राइमर स्ट्रैंड कैसे बनता है और उसकी जरूरत क्या होती है, दैट वी विल डिस्कस। once again that diagram just see। ये डीएनए का धागा है और इस डीएनए के धागे पे सपोज दैट दिस इज द 5 प्राइम, दिस इज द 3 प्राइम, दिस इज द 3 प्राइम एंड दिस वन इज द 5 प्राइम। ठीक है। अब देखिए कि इस धागे पर यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये दोनों टेम्पलेट हैं, इस पे पॉलीमराइजेशन का काम होने वाला है। लेकिन अकेले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर किस जगह पर वह पहले डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दे, ऐसा काम तब तक नहीं हो पाता है जब तक कि इस पर एक शॉर्ट आरएनए स्ट्रैंड नहीं बन जाता है। दिस इज नोन एज व्हाट? आरएनए प्राइमर। और ये आरएनए प्राइमर इज व्हाट? शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। और इसको कौन बनाता है? एंजाइम प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है कि इस डीएनए के टेम्पलेट का एक कॉम्प्लीमेंट्री जो शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए जो कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ
टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखिए जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस टेम्पलेट पर पहला न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए उसे किसकी जरूरत होती है? एक आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है। उसी पर वह पहला न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। जैसे देखिए मकान की छत बनाते हैं तो निश्चित रूप से जो उसके ऊपर हम छत बनाते हैं तो नीचे एक लकड़ी का फ्रेम लगाए रहते हैं। फिर जब वो मकान की छत ढाल देते हैं तो फिर वो लकड़ी की जो बल्ली होती है या पटरा होता है उसको हम नीचे से बल्ली जो गाड़े रहते हैं उसको हटा देते हैं, वो पटरी हट जाती है और डीएनए का नया स्ट्रैंड हमें मिल जाता है। सिमिलरली डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज को एक आरएनए स्ट्रैंड की जरूरत है, प्राइमर की जरूरत है, और उसी प्राइमर पर वह पहले न्यूक्लियोटाइड का जोड़ करके डीएनए के पॉलीमराइजेशन की शुरुआत करेगा। तो प्राइमर की जरूरत इसीलिए है। उस प्राइमर को कौन बनाएगा? प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम एक्चुअली दिस इज व्हाट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। जो प्राइमेज एंजाइम क्या करता है? एक थर्ड स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बनाता है जो इस डीएनए के धागे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। वह आरएनए स्ट्रैंड पर अब इसी पे क्या करेगा कि वह जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यहाँ पे वह पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। तो यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? दिस वन इज सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट, इसके पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। दिस इज द सबस्ट्रेट। इसी सबस्ट्रेट को जोड़ जोड़ करके क्या होने वाला है? पॉलीमराइजेशन। लेकिन अभी जरूरत थी किसकी? कि प्राइमर की जरूरत थी। प्राइमेज ने बनाया 60 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है, फिर उस पर पॉलीमराइजेशन का काम शुरू होगा। ठीक है, तो ये जरूरत थी प्राइमर की। प्राइमर की जरूरत इसीलिए होती है। अब इसी पे क्या होगा कि आरएनए प्राइमर, अब इस पॉलीमराइजेशन होगा। जैसे बिल्डिंग में हम नीचे वाली बल्ली हटा करके फेंक देते हैं, उसी तरीके से एक बार अगर डीएनए के रेप्लिकेशन की इनिशिएशन हो गई, शुरुआत हो गई, तो निश्चित रूप से फिर हम इस प्राइमर को एंजाइमेटिकली ये रिमूव कर दिया जाता है। रेप्लिकेशन शुरू हो गया, डीएनए के धागे को यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ करके डीएनए का धागा बनाता चला जाएगा। तब हम प्राइमर को उसी समय इनिशिएशन हो जाने के बाद हम प्राइमर को हटा देते हैं। अब एक चीज हमें और देखनी है इस रेप्लिकेशन में कि जो डीएनए के धागे का इलांगेशन किस तरीके से होता है। जैसे इलांगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, इलांगेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो देखिए अब ये डीएनए का स्ट्रैंड बन गया है। अगर हम कहें कि ये क्या है कि दिस वन इज 5 प्राइम, तो 3 प्राइम है, तो ये क्या होगा? 5 प्राइम। रेप्लिकेशन फॉर्क अगर बन गई है तो डीएनए का पॉलीमराइजेशन कौन एंजाइम करता है? डीएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन कौन करने वाला है? डीएनए पॉलीमरेज। देखिए जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह हमेशा केवल एक ही दिशा में काम करता है, और वह दिशा क्या है? दैट डायरेक्शन इज व्हाट? 5 प्राइम 3 प्राइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा डीएनए का रेप्लिकेशन या वह काम एक ही दिशा में करता है। दैट वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज व्हाट? 5 प्राइम 3 प्राइम में ही काम करेगा। रेप्लिकेशन इसी दिशा में करेगा। अब उससे बहुत ही कुछ कॉम्प्लिकेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन में कुछ कॉम्प्लेक्शंस क्रिएट होती हैं। उससे दिक्कत क्या होती है कि अब हम कहते हैं कि इस धागे की डायरेक्शन क्या है? 3 प्राइम 5 प्राइम। इस पर जब वह एंजाइम काम करेगा तो निश्चित रूप से
इस पे रेप्लिकेशन जब होगा तो उस एंजाइम की दिशा वही है, यानी कि एंजाइम इस 5 प्राइम 3 प्राइम दिशा में काम करेगा। जो स्ट्रैंड बनेगा 3 प्राइम 5 प्राइम पे वो क्या होगा 5 प्राइम 3 प्राइम। तो एंजाइम इसी दिशा में तो काम करता है, इसी कारण से डीएनए के इस धागे पर जिसकी डायरेक्शन क्या है 3 प्राइम 5 प्राइम, चूंकि अब उसका काम जो धागा बनने वाला है उसकी दिशा क्या होगी 5 प्राइम 3 प्राइम, तो निश्चित रूप से उसी दिशा में एंजाइम काम करता है। इस कारण से इस धागे पर डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है कंटिन्यूअस होता है। इस धागे पर इसका डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होगा कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, कंटिन्यूअस। यहाँ पर रेप्लिकेशन कैसा होने वाला है कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, और इसी कारण इस धागे को हम क्या कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। दिस स्ट्रैंड इज नोन एज व्हाट लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होती है, लेकिन इस धागे पर डायरेक्शन क्या है 5 प्राइम 3 प्राइम। रेप्लिकेशन जो धागा बनना है उसकी दिशा क्या होनी चाहिए कि 5 प्राइम 3 प्राइम है तो धागे पे 3 प्राइम 5 प्राइम होनी चाहिए। अब एंजाइम 3 प्राइम 5 प्राइम दिशा में काम नहीं करता, वह किस डायरेक्शन में काम करता है 5 प्राइम 3 प्राइम में। इस कारण से इस धागे पर कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन का काम नहीं होता, बल्कि कैसे होगा कि इस धागे पर इस अपोजिट डायरेक्शन से रेप्लिकेशन होता है। एंजाइम 5 प्राइम 3 प्राइम पे करेगा तो ये दिशा पे, इस दिशा पे, और एंजाइम जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वहां पर वह कंटिन्यूअस नहीं होता बल्कि सेगमेंट में होता, पार्ट में होता। इस तरीके से डीएनए का धागा कई सेगमेंट में बनता है, लाइक दिस। ये जो छोटे छोटे पार्ट बनते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, दीज आर नोन एज व्हाट ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। देखिए इसको जापानी साइंटिस्ट ओकाजाकी ने खोजा था, इसी कारण उनके नाम पे इसे क्या कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इस स्ट्रैंड पर डीएनए के धागे का रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस क्यों नहीं हुआ, बल्कि रेप्लिकेशन कैसा हो गया डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस एंजाइम के काम करने की दिशा डायरेक्शन इज 5 प्राइम 3 प्राइम और वो दिशा यहाँ पे है नहीं। इस कारण से अपोजिट डायरेक्शन से रेप्लिकेशन हुआ, सेगमेंट में हुआ, एंड दैट फ्रैगमेंट सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए आर नोन एज व्हाट ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और इस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड। इसको हम क्या कहते हैं लैगिंग, this is known as lagging strand of the DNA। इस पे रेप्लिकेशन कैसे हुआ डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हुआ। अब देखिए, अब एक चीज हम कहते हैं कि इस डीएनए के रेप्लिकेशन में जो कई बार सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है और यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में भी पूछा गया है डीएनए के रेप्लिकेशन के वो कौन से 5 एंजाइम होते हैं, तो वो नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। वन इज द डीएनए पॉलीमरेज, second enzyme is what helicase, third enzyme, अब सारे एंजाइम आ चुके हैं। थर्ड एंजाइम इज व्हाट टोपोआइसोमरेज और डीएनए गायरेज, एंड प्राइमेज एंड फाइनली ये जो डीएनए के धागे सेगमेंट में सिंथेसाइज हुए हैं, बाद में एक एंजाइम क्या करता है, दैट एंजाइम नोन एज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इस डीएनए के धागे को जोड़ करके कंप्लीट स्ट्रैंड बना देगा। तो फिफ्थ एंजाइम इज व्हाट डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इस तरीके से रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। हालांकि डीएनए का रेप्लिकेशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ढेर सारे एंजाइम ढेर सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, बट दिस इज द सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। और ये 5 एंजाइम हैं जो मेन एंजाइम है जो डीएनए के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अगर कहीं आपको डाउट हो तो इस वीडियो को एक बार 2 बार जरूर देखिए, कहीं दिक्कत है डाउट है तो आप
कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं आप कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे कि डीएनए के रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, उसको मेसेल्सन और स्टहल ने कैसे प्रूव किया था। वो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं के लिए और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप उसको जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। धन्यवाद।